मूवी की शुरुआत में हेनरिक नाम के एक धनी आदमी को दिखाते हैं जो अपने लॉयर डेविड को बताता है, इस साल भी मेरे बर्थडे पर वही गिफ्ट आया जिसमें भेजने वाले का नाम और एड्रेस होता ही नहीं। यहाँ मूवी का टाइटल द गर्ल विद ड्रैगन टैटू डालकर होती है मूवी शुरू। कट करके मूवी के हीरो माइकल को दिखाते हैं जो एक न्यूज एजेंसी में जर्नलिस्ट है। फिलहाल उस पर केस चल रहा है क्योंकि उसने वेनस्ट्रॉम नाम के एक बड़े बिजनेसमैन पर करप्शन का इल्जाम लगाया था, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया। इसलिए वेनस्ट्रॉम ने माइकल पर केस कर दिया कि वो वेनस्ट्रॉम को बिना प्रूफ के बदनाम कर रहा है। अब माइकल को फाइन के तौर पर उसे बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी। बाहर तो मीडिया उसे घेर ही लेती है, पर उनसे बचकर वो अपनी एजेंसी आता है। वहाँ सभी उसे घूरते हैं कि तुमने इस एजेंसी का नाम खराब कर दिया है, लेकिन एजेंसी की हेड जो माइकल की गर्लफ्रेंड है वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ होता है सीन कट और हमें एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दिखाते हैं। शुरू में दिखाए गए धनी आदमी का लॉयर डेविड इस एजेंसी के पास इसीलिए आया क्योंकि वो माइकल का पूरा बैकग्राउंड चेक करवाना चाहता है। एजेंसी हेड कहता है कि मैंने अपने सबसे काबिल एजेंट को इस काम पे लगा दिया है, वो छोटे से छोटा डिटेल भी मिस नहीं करती, वो बस माइकल की डिटेल्स लेकर आती ही होगी। उसी वक्त नीचे एक शानदार बाइक आकर खड़ी होती है और यह है मूवी की हीरोइन लिज़बेथ, जिसे हम लिज कहेंगे और जो देखने में बहुत ही फंकी है। वो पूरी डिटेल्स लेकर कहती है कि इस वक्त माइकल वेनस्ट्रॉम के केस में बुरी तरह फंस चुका है और शायद ही इसमें से बाहर निकल पाएगा। डेविड पूछता है कि क्या तुम माइकल को वेनस्ट्रॉम केस में बचाने के लिए कुछ डिटेल्स कलेक्ट कर सकती हो। लिज कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर लिज माइकल के बारे में हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगती है कि वो किस तरह से इस केस में फंसा। दरअसल लिज एक बिल्कुल एक्सपर्ट हैकर है और इसका दिमाग हैकिंग रिलेटेड चीजों में हमेशा अपडेटेड रहता है। अगले दिन वो वेनस्ट्रॉम की कंपनी में सीक्रेटली घुसकर उनके सर्वर्स को हैक करने में लग जाती है। यहाँ माइकल की बेटी पूछती है कि आप इस केस से बाहर कैसे आओगे। तभी डेविड का कॉल आता है जो बताता है कि मैं वेंगर नाम की कंपनी से कॉल कर रहा हूँ। हमारी कंपनी के ओनर आपको एक काम देना चाहते हैं जिसके लिए वो आपको मुंह मांगी रकम देंगे। माइकल तुरंत मान जाता है क्योंकि वेनस्ट्रॉम के केस में फाइन भरने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। फिर वो अगले ही दिन हेडस्टेड आइलैंड की ओर निकल पड़ता है जहाँ पर वेंगर और उसकी फैमिली रहती है। माइकल वहाँ पर ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। डेविड बताता है कि इस ब्रिज के अलावा उस आइलैंड में पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है और ये है हेनरिक वेंगर जो कि वेंगर कंपनी का ओनर है और इसने माइकल को यहाँ पर बुलाया है। वो माइकल को अपनी फैमिली की पूरी डिटेल्स देता है। दरअसल हेनरिक ने शादी नहीं की, लेकिन उसके छोटे भाई ने शादी की थी और अब उसके पोते पोतियां भी हैं। उन्हें भी हेनरिक अपने ही पोते पोतियों की तरह प्यार करता है। हेनरिक के भाई का एक बेटा था जिसका नाम था गॉडफ्राइड, वही वेंगर कंपनी को चला रहा था, पर उसके मरने के बाद उसका बेटा मार्टिन इस कंपनी को बहुत ही अच्छी तरह चलाने लगा और आज तक वही कंपनी को मैनेज करता है। मार्टिन की एक बहन भी थी जिसका नाम हेरेड था, लेकिन 40 साल पहले वो अचानक एक दिन कहीं गायब हो गई। वो कहता है कि उस दिन हमारी फैमिली में एक फंक्शन था और हमारा ये घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। उसी दिन इस आइलैंड में एक परेड भी चल रही थी। उस दिन हेरेड हेनरिक को कुछ बताने आई थी, लेकिन हेरिक बहुत ही बिजी था। उसने कहा कि बाद में करेंगे। उस दिन इस ब्रिज में एक्सीडेंट भी हुआ था जो इस आइलैंड में आने जाने का इकलौता रास्ता है, इसलिए ना तो बाहर से कोई आइलैंड में आ पाया और ना ही आइलैंड से कोई बाहर जा पाया। वो वीकेंड था इसीलिए उस तरफ कोई शिप भी नहीं आया और उसी दिन हेरेड कहीं गायब हो गई। अब हेनरिक माइकल को एक कमरे में लेके जाता है जहाँ पर ड्राई प्लांट्स फ्लावर्स से बने कई गिफ्ट्स रखे होते हैं। वो बताता है कि हेरेड मेरे हर बर्थडे पर ऐसा ही गिफ्ट बनाकर देती थी, पर उसके गायब होने के बाद भी मेरे हर बर्थडे पर ये गिफ्ट मिल रहा है, लेकिन किसी भी गिफ्ट में नाम और एड्रेस होता ही नहीं। वैसे ये सिर्फ मेरे और हेरेड के बीच की पर्सनल बात थी, लेकिन अगर उसके जाने के बाद भी ये भेजा जा रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि कोई तीसरा भी है जो इस बात को जानता है और वो अब तक मेरे साथ कोई खतरनाक गेम खेल रहा है। वो हेरेड का कातिल भी हो सकता है या फिर कोई साइको जिसने हेरेड को अब तक बंदी बनाकर रखा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है और हेरेड के साथ हुआ क्या है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। मेरी फैमिली इस इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी नहीं मानेगी, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि तुम मेरे बारे में बुक लिखने आए हो। तुम सच का पता लगा लोगे तो मैं तुम्हें 4 गुना पेमेंट दूंगा और वेनरस्टॉर्म के खिलाफ एविडेंस भी कलेक्ट करके दूंगा जिससे तुम उस केस में बच जाओगे। अगले ही दिन माइकल अपनी जरूरत की सारी चीजें लेकर इस आइलैंड में रहने के लिए आ जाता है। उसे यहाँ के एस्टेट में एक घर दिया जाता है और आसपास कोई नहीं होता, इसीलिए वो एक बिल्ली को अंदर लेके आता है। अगले सीन में लिज को दिखाते हैं जो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ उसका गार्डियन जमीन पर पड़ा होता है। वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करती है। अगले दिन हेनरिक माइकल को अपनी फैमिली की फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स भेजता है। वो बताता है कि इस आइलैंड में कई घर हैं और इनमें ज्यादातर मेरे रिश्तेदार ही रहते हैं।
अब माइकल एक चार्ट बनाता है कि उसे किस किस रिश्तेदार से पूछताछ करनी है, लेकिन सबसे पहले वो उस पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिसने 40 साल पहले हैरेट का मिसिंग केस इन्वेस्टिगेट किया था। वो ऑफिसर जो अब रिटायर हो चुका है, वो बताता है कि हमने हैरेट को यहाँ हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली और ना ही उसकी लाश मिली। माइकल उसे हैरेट की एक डायरी दिखाता है जिस पर कुछ नाम और उनके आगे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ऑफिसर बताता है कि हर पुलिस ऑफिसर की तरह ये मेरे करियर का अनसॉल्व्ड केस है। यहाँ लिज अपने नए गार्डियन से पैसे मांग रही होती है। फिर हमें लिज की बैक स्टोरी बताई जाती है। दरअसल कम उम्र में ही लिज ने अपने पेरेंट्स का कत्ल कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लिज मेंटली स्टेबल नहीं है और जब ये पूरी तरह से ठीक होगी तभी उसे उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी। तब तक उसे गवर्नमेंट अपॉइंटेड गार्डियन की निगरानी में रहना पड़ेगा, जो हर महीने उसकी मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट भेजेगा। फिलहाल लिज का पुराना गार्डियन हॉस्पिटल में है, इसलिए इस एडवोकेट को लिज का गार्डियन अपॉइंट किया गया है जिसका नाम है निल्स। इसकी परमिशन के बिना लिज को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पर निल्स का कैरेक्टर बहुत ही बुरा है और लड़कियों से बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। लिज को इस तरह के आदमियों से सख्त नफरत है और वो इस आदमी के पैर पकड़कर पैसे नहीं मांगना चाहती, इसलिए वो उठकर चली जाती है। यहाँ माइकल हैरेट के भाई मार्टिन से मिलता है जो वेंगर कंपनी को मैनेज कर रहा है। वो बताता है कि उस दिन हम सब बहुत ही खुश थे, पर अचानक ही हैरेट कहीं गायब हो गई। अब अगले दिन हेनरी की एक और रिश्तेदार जिसका नाम सिल्विया है, वो माइकल से मिलने आती है। वो बताती है कि हैरेट और मेरी बहन अनीता बहुत ही क्लोज थी। जिस साल हैरेट मिसिंग हुई उसी साल अनीता भी घर छोड़कर चली गई और लंदन में सेटल हो गई। यहाँ पैसे ना मिलने की वजह से लिज बहुत ही परेशान होती है और तभी ट्रेन स्टेशन में एक आदमी उसका लैपटॉप चुराने की कोशिश करता है। लिज अपना पूरा गुस्सा उस पर उतारती है। लड़ाई में लिज का लैपटॉप टूट जाता है। अब लिज एक हैकर है और लैपटॉप के बिना उसका गुजारा हो नहीं सकता। फिर उसे पैसों के लिए उसी गंदे गार्डियन के पास जाना पड़ता है। वो जानबूझकर उससे पूछता है कि क्या तुमने HIV टेस्ट करवाया है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, तुम क्या क्या करती हो वगैरह वगैरह। वो लिज को जैसे ही टच करता है तो लिज को बहुत गुस्सा आता है, पर वो सब कुछ बर्दाश्त करके बैठी होती है। फिर वो कुछ पैसे उसको दे देता है। हालांकि ये लिज के पेरेंट्स के पैसे हैं, लेकिन फिलहाल इस आदमी के हाथ में ही सारा कंट्रोल है। वो बेचारी करे भी तो क्या। लिज अब बहुत ही बेबस फील करती है और घर जाकर कोई नशीला पदार्थ लेती है जो उसने कई सालों से नहीं लिया। यहाँ माइकल लंदन पहुंचकर किसी तरह अनीता का पता लगा लेता है। फिर वो अनीता से हैरेट के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हैरेट बहुत ही शांत लड़की थी, हमेशा बाइबल पढ़ती रहती थी। उस दिन हम सब बहुत ही खुश थे, लेकिन अचानक न जाने वो कहाँ चली गई। यहाँ लिज को फिर पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो निल्स के पास जाने से बहुत डरती है कि वो मुझे मारे ना। लेकिन और कोई रास्ता न पाकर वो फिर निल्स को कॉल कर ही देती है। वो कहता है कि पैसे चाहिए तो मेरे फ्लैट में आ जाओ। लिज वहां जाती है तो वो लिज को बेड पर चेन से बांधकर एक जानवर की तरह उसे तहस नहस कर देता है। सब कुछ करके वो लिज को पैसे देता है। फिर लिज पैसे लेकर बाहर आती है, पर दर्द के मारे वो चल भी नहीं पाती। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फट रही हो, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से चलकर घर आ जाती है। फिर वो एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाती है। दरअसल जब लिज के साथ ऐसे दर्दनाक हादसे होते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने शरीर पर एक बहुत ही दर्दनाक टैटू लगवाती है। उस टैटू के दर्द से वो अपनी लाइफ के दर्द को कम करना चाहती है, इसलिए उसका शरीर टैटू से भर जाता है और इसी तरह वो सरवाइव कर पाती है। यह माइकल उस दिन की परेड की फोटोज देखता है तो एक फोटो में हैरेट दिखती है। फोटो के पीछे उस स्टूडियो का नाम होता है। माइकल उस स्टूडियो में जाकर पूछता है तो पता चलता है कि उनके पास उतने पुराने फोटोज है ही नहीं, लेकिन उस दिन के कुछ नेगेटिव फिल्म जरूर पड़े होते हैं। फिर माइकल सारे नेगेटिव्स लेकर घर आता है। यहाँ लिज फिर निल्स के पास जाकर पैसे मांगती है। निल्स लिज को अंदर लेकर दरवाजा लॉक करता है तो लिज एक टेजर गन से उसे शॉक देती है और बेड के साथ बांध देती है। तब पता चलता है कि पिछली बार लिज ने अपने बैग में एक हिडन कैमरा रखा था जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था जो निल्स ने लिज के साथ किया। वो निल्स को वीडियो प्ले करके दिखाती है। फिर लिज कहती है कि इस पल जो मैं कहूंगी वही तुम करोगे, मैं पैसे मांगूंगी और तुम दोगे। अगर जरा सी भी चालाकी की तो इस वीडियो को नेट पर अपलोड कर दूंगी। तुम एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड गार्डियन हो और अगर सबको पता चल गया कि तुम कितने घटिया किस्म के आदमी हो तो तुम्हारी नौकरी नहीं पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझे। तुम हर महीने खुद रिपोर्ट लिखोगे कि लिज का दिमाग बिल्कुल ठीक है, अब उसे कोई गार्डियन की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम अपनी डायरी में लिखोगे, अपनी रिपोर्ट में लिखोगे। अगर तुमने ये सब कुछ कर भी दिया तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम जैसे दरिंदों के साथ जितना बुरा किया जाए कम है। ये कहकर वो निल्स के ऊपर बैठती है और उसकी छाती पर टैटू मशीन से बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है, मैं एक बलात्कारी सुअर हूँ। फिर उसे धमका कर बाहर आती है। यहाँ माइकल देखता है कि एक फोटो में हैरेट खुशी खुशी परेड देख रही थी, लेकिन अगले फोटो में वो सामने किसी को देखकर थोड़ा घबराई भी लगती है और अगले ही फोटो में वहां से जाने लगती है। इसी बीच वहां पर माइकल की बेटी आती है। कुछ घंटे अपने पापा के साथ रहकर वो जाने लगती है तो कहती है कि बाइबल पर आर्टिकल लिख रहे हैं तो ठीक ठीक लिखना, वरना धार्मिक लोग बुरा मान जाएंगे। माइकल पूछता
पूछता है कि मैं कहाँ बाइबल लिख रहा हूँ। वो कहती है कि उस डायरी में जो नंबर्स आप लिख रहे हैं वो बाइबल के वाक्यों का नंबर नहीं तो और क्या है। माइकल खुश हो जाता है कि उसकी बेटी ने उसे इतना बड़ा क्लू दे दिया। दरअसल हैरेट की डायरी में कुछ नाम और नंबर्स लिखे होते हैं, वे बाइबल के वाक्य हैं। हाँ, माइकल बाइबल उठाकर उन वाक्यों को पढ़ता है। उन वाक्यों में लिखा है कि उस जमाने में बुरा काम करने वाली औरतों को किस तरह के दंड दिए जाते थे। माइकल समझ नहीं पाता कि हैरेट ने ये सब कुछ आखिर लिखा क्यों। वो किसी को कॉल करने जाता है तो देखता है कि हेनरी के घर से कई गाड़ियां बाहर जा रही हैं। लॉयर डेविड कहता है कि हेनरी को हार्ट अटैक हुआ है। फिर माइकल डेविड को दिलासा देता है कि हेनरी को कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। वो आगे बताता है कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है क्योंकि मैं अकेले इस केस को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। फिर डेविड लिज का जिक्र करता है और कहता है कि उसी ने हमें तुम्हारी हर डिटेल्स दी है। वो बहुत ही टैलेंटेड हैकर है। माइकल इससे इम्प्रेस होकर सीधे लिज से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होती है क्योंकि उसे मर्दों से सख्त नफरत है। पहले तो वो माइकल को घर से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन जब वो उसे हेरेट की डिटेल्स और आखिर में मिला बाइबल का क्लू दिखाता है तो लिज इस केस में बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाती है। इतना ही नहीं, वो तुरंत अपना काम शुरू करती है। वो कई पुलिस स्टेशन में जाकर कोई ना कोई डिटेल कलेक्ट करने लगती है। अब मार्टिन बताता है कि हेनरी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। तभी लिज वापस आकर माइकल को बताती है कि हेरेट की डायरी में जो नाम लिखे थे वो उन विक्टिम्स के नाम है जिनका उस वक्त कत्ल हुआ था और उन्हें बाइबल के वाक्य के मुताबिक मारा गया था जिनका नंबर हेरेट की डायरी में लिखा है। इन नामों के अलावा और भी कई औरतों को उसी तरह कत्ल किया गया था। शायद हेरेट उसे कातिल के बारे में कुछ जानती थी और कातिल ने हेरेट को मार डाला। माइकल उसकी बातें ध्यान से सुनता है लेकिन जल्दी सो जाता है। वो सुबह उठता है तो देखता है कि लिज रात भर सोई नहीं है और इस केस के क्लूज को इकट्ठा कर रही थी। वो देखती है कि जिस फोटो में हेरेट सामने किसी को देखकर घबरा रही थी उस वक्त उसके पीछे एक लड़की फोटो खींच रही थी। अगर हम उस लड़की का पता लगा लें तो शायद उसके पास वो फोटो जरूर होगी। उस फोटो से पता चल जाएगा कि हेरेट किसे देखकर घबरा रही थी। जब दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उस बिल्ली को काट फेंका है। अब दोनों रियलाइज करते हैं कि कातिल को इनकी इन्वेस्टिगेशन का पता चल चुका है और इसलिए वो इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। दोनों फिर अलग अलग जगहों पर क्लूज ढूंढने चले जाते हैं। माइकल उस औरत को ढूंढ लेता है जो हेरेट के पीछे खड़ी थी और सामने के दृश्य का फोटो खींच रही थी। वो औरत उस दिन का एल्बम लाकर दिखाती है। उससे वो फोटो भी मिलता है जिसमें हेरेट के सामने का दृश्य था। यहाँ लिज नील से मिलती है और धमकाती है कि चुपचाप इस महीने का रिपोर्ट भेज दो कि मेरा दिमाग ठीक है, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगी। यहाँ माइकल को एक पुराना न्यूज़पेपर कटिंग मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हेनरी के भाई का बेटा गॉडफ्राइड एक झील में गिरकर मर गया था। अब माइकल उस झील के पास जाता है जहाँ पर एक वुड हाउस होता है। माइकल उसके अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर कई वायलेंट टाइप की बुक्स होती हैं, पर उनके बीच एक खूबसूरत बुक भी होती है जिस पर हेरेट का नाम लिखा होता है। जैसे ही माइकल बाहर आता है तो उस पर कोई शूट करता है पर वो बाल बाल बच जाता है, लेकिन उसे जरा सी चोट आती है। माइकल जान बचाकर वहां से भागता है। अब लिज घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा सेट करती है क्योंकि ऑलरेडी कोई बिल्ली को मार चुका है और अब माइकल और लिज की जान को भी खतरा हो सकता है। लिज माइकल के घाव पर फिर दवा लगाती है और पहली बार उसे एक आदमी पसंद आता है। अगले दिन दोनों मार्टिन और डेविड से मिलने जाते हैं। डेविड कहता है कि यहाँ कुछ लोग खरगोश का शिकार करते हैं, शायद वही गोली गलती से तुम पर लग गई होगी। लेकिन माइकल दावे के साथ कहता है कि किसी ने मुझ पर एम करके शूट किया था। डेविड पूछता है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला, तो माइकल कहता है कि हमें हर तरफ से क्लूज मिल चुके हैं, सिर्फ आपकी कंपनी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं वेंगर कंपनी के अकाउंट्स चेक करना चाहता हूँ। लेकिन डेविड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने से इनकार करता है। लेकिन मार्टिन कहता है कि माइकल हमारी मदद करने तो आया है, इसलिए उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे दो। फिर माइकल लिज को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि वेंगर कंपनी का हर डिटेल निकाल लो। अगर हेरेट के मिसिंग केस के साथ इस कंपनी अकाउंट्स का कोई भी कनेक्शन नजर आता है तो तुरंत मुझे बता देना। माइकल उस दिन ब्रिज पर हुए एक्सीडेंट्स की फोटो देखता है तो उसमें हेनरी की फैमिली का एक आदमी कैमरे से कुछ फोटोज ले रहा था। माइकल फिर उनसे मिलने जाता है। उस बुजुर्ग का घर फोटोज से भरा होता है। वो माइकल को कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें एक फोटो में एक लड़का होता है जिसका चेहरा माइकल को देखा देखा लगता है पर उसका फेस क्लियर नहीं होता। माइकल पूछता है कि ये वैसे है कौन। बुजुर्ग बताते हैं कि ये मार्टिन है जो फिलहाल वेंगर कंपनी को चला रहा है। तभी माइकल को एक इम्पोर्टेंट बात सूझती है। उसी वक्त वहाँ लिज वेंगर कंपनी के अकाउंट्स, उनके फाइल्स वगैरह चेक करने लगती है। उसे पता चलता है कि इस कंपनी में कई घोटाले किए गए हैं। उन सब का एक एक करके वो पता लगाती है और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचती है कि जिन औरतों के नाम हेरेट ने डायरी में लिखे थे वे सभी वेंगर कंपनी की एम्प्लॉइज थी। और आखिर में एक न्यूज़पेपर में वो मार्टिन को देखती है। यहाँ माइकल घर आकर उस फोटोज को चेक करता है जिसमें हेरेट के सामने का दृश्य था। बुजुर्ग से मिले हुए इस फोटो के ब्लर फेस के साथ वो उस फोटो को कंपेयर करता है तो पता चलता है कि वहां पर भी मार्टिन ही खड़ा था। मतलब हेरेट मार्टिन को ही देख रही थी। मार्टिन ने ये बात पुलिस को नहीं बताई थी। अब माइकल सच जानने के लिए मार्टिन के घर जाता है। यहाँ लिज को भी पता चल
चुका है कि जरूर मार्टिन कुछ जानता है लेकिन छुपा रहा है। वो भी अपनी बाइक में वहां से निकलती है। मार्टिन कहीं बाहर गया होता है लेकिन माइकल उसके घर में घुस जाता है। इतने में मार्टिन लौट आता है। अब डर के मारे माइकल किचन से एक चाकू निकालकर किसी तरह से घर से बाहर निकलता है। इतने में मार्टिन उसको देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं आप ही से मिलने आ रहा था, ये कहकर वो मैनेज कर लेता है। फिर मार्टिन उसे अंदर बुलाता है। दरअसल उसे भी शक हो गया है कि माइकल को उसके बारे में कुछ न कुछ तो पता चल गया है। माइकल थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो देखता है कि मार्टिन के पास एक बड़ी गन और उसमें बुलेट्स हैं। माइकल समझ जाता है कि इसी ने उस दिन झील के पास मुझ पर शूट किया था। बातों ही बातों में मार्टिन एक गन निकालता है और माइकल को धमकाकर बेसमेंट में लेके जाता है। फिर वो एक बटन प्रेस करता है और चारों तरफ से धुआं आता है और माइकल बेहोश। कट करके दिखाते हैं कि मार्टिन ने माइकल को एक जगह पूरी तरह लॉक करके रखा हुआ है। सामने पर एक वीडियो कैमरा भी होता है। लगता है मार्टिन अपने विक्टिम्स को यहाँ लाकर टॉर्चर करता है और उसकी वीडियो भी शूट करता है। यहाँ लिज घर आती है तो लैपटॉप पर मार्टिन की फोटोज को देखकर समझ जाती है कि माइकल को भी सच का पता चल चुका है, इसलिए वो भी मार्टिन के घर की ओर निकलती है। मार्टिन बताता है कि मेरा बाप एक बेवकूफ था। वो कत्ल तो करता था लेकिन यहाँ वहाँ हर जगह क्लूज को छोड़ देता था, लेकिन मैं समझदार हूँ, कत्ल भी करता हूँ तो एकदम सफाई के साथ। फिर वो एक केज की ओर इशारा करके कहता है कि यहाँ पर मैंने एक लड़की को मारा था। फिर वो एक चाकू से माइकल की शर्ट पकड़ देता है और फिर पैंट फाड़ने जाता है, लेकिन इसी बीच रुकता है। वो कहता है कि मैंने सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा किया है, अपने पिता के अलावा मैंने किसी मर्द को इस तरह टच नहीं किया। माइकल पूछता है कि तुमने दूसरी लड़कियों को टॉर्चर किया लेकिन अपनी सगी बहन के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मार्टिन को गुस्सा आता है और वो माइकल का गला पकड़कर पूछता है कि क्या तुमने मेरी बहन का पता लगा लिया है? कहाँ है वो? माइकल कहता है कि तुमने उसे मार डाला था। फिर वो कहाँ होगी? अब वो माइकल को मारता है कि मुझे लगा तुम मेरी बहन को ढूंढ लोगे, लेकिन तुमने सिर्फ मेरी सच्चाई का पता लगाया। ये कहकर वो माइकल के पेट में चाकू घुसाने ही वाला होता है। इसी बीच उसे लिज की आवाज आती है। वो मुड़ता है तो लिज एक बड़ी रॉड से उसके मुंह पे दे मारती है। अगले ही सेकंड मार्टिन गिरता है और दर्द से तड़प रहा होता है। तभी लिज माइकल को छुड़ा देती है। इसी बीच मार्टिन वहां से बच निकलता है। लिज पूछती है क्या मैं मार्टिन को खत्म कर दूं? माइकल कहता है कि प्लीज भगवान के लिए उसे अभी मत मार डालो। अब लिज अपनी बाइक में मार्टिन को चेज करती है, लेकिन रास्ते में मार्टिन की कार किसी चीज से टकराकर ब्रस्ट हो जाती है और मार्टिन चलकर राख। और अब पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। मार्टिन का पिता गॉडफ्राइड एक साइको था। जब वो वेंगर कंपनी को चला रहा था तो कंपनी की विमेन स्टाफ का बेरहमी से फायदा उठाता था और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करके मारता था। जब वो मर गया तो उसका बेटा मार्टिन वेंगर कंपनी चलाने लगा और वो भी अपने बाप के कदमों पे ही चलने लगा और कंपनी की विमेन एम्प्लॉयज के साथ वही करने लगा जो उसका पिता करता था। माइकल और लिज को बेसमेंट से हैरट का एक फोटो मिलता है जिससे पता चलता है कि उसके कपड़े उतार दिए गए थे। लिज कहती है कि शायद मार्टिन ने हैरट को भी टॉर्चर करके मार डाला हो, लेकिन माइकल कहता है नहीं, हैरट मरी नहीं है। जब मैंने मार्टिन से कहा कि तुमने हैरट को मार डाला तो वो गुस्सा हो गया और कंफ्यूज दिख रहा था। मतलब उसने हैरट का कत्ल नहीं किया और हैरट जिंदा है। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बताता है कि हैरट और अनीता बहुत ही क्लोज थी और मुझे लगता है कि वो हैरट के बारे में कुछ जानती है लेकिन बता नहीं रही है। माइकल और लिज अपनी एक टीम के साथ लंदन जाते हैं। माइकल अनीता से डायरेक्टली कुछ नहीं पूछता लेकिन उसे बताता है कि मार्टिन तो एक एक्सीडेंट में मारा गया है। अनीता कहती है कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं उसके फ्यूनरल में नहीं जा पाऊंगी, अब आप जा सकते हैं। यहाँ लिज और उसकी टीम एक गाड़ी में बैठकर अनीता के फोन और उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को पूरी तरह मॉनिटर कर रहे होते हैं। माइकल का मानना है कि अगर अनीता जानती है कि हैरट कहाँ है तो वो हैरट को जरूर बताएगी कि तुम्हारा भाई मर चुका है। लेकिन वे देखते हैं कि अनीता शॉपिंग करती है, ऑनलाइन गेम्स खेलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करती जिस पर ये लोग शक करें। लिज फिर कहती है कि हैरट मर चुकी है, आप खामखा इस केस को और उलझा रहे हैं। तभी माइकल के दिमाग में बिजली की तरह कुछ स्ट्राइक होता है और वो सीधे अनीता के घर पर जाकर कहता है, हेलो हैरट, कैसी हो तुम? एक सेकंड में अनीता के चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। माइकल बताता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे एक टाइट कॉलर पहनाकर चेन पर लटका दिया था, तुम्हारे गले में उसी तरह का मार्क है। अनीता भी मान लेती है कि वही हैरट है। अब वो इस कहानी का हर सस्पेंस रिवील करती है और बताती है कि उसका और मार्टिन का पिता गॉडफ्रेड एक कामुक साइको था जो अपनी कंपनी के लेडी स्टाफ को तहस नहस करके और बाइबल के कुछ वाक्यों के मुताबिक अपनी गलती का उन औरतों को दंड देता था। ये सब हैरट को भी पता था क्योंकि बचपन से लेकर वो हैरट को भी सेक्सुअली अब्यूज करता था। हैरट हमेशा डरी भी रहती थी और अपनी मासूमियत को खो चुकी थी। एक दिन वो अपने पिता का टॉर्चर सह नहीं पाई और उसने अपने पिता को ही मार डाला, लेकिन मार्टिन ने उसको देख लिया और धमकाने लगा कि आज तक तुमने पापा के लिए जो कुछ किया वो मेरे लिए भी करो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने पापा को मार डाला। तब लिज ने रियलाइज किया कि मार्टिन बिल्कुल
बिल्कुल अपने पापा की तरह एक दरिंदा है, पर डर के मारे उसे माइकल की हवस का शिकार होना पड़ा। इस तरह कई दिन तक मार्टिन हैरेट को टॉर्चर करता रहा, लेकिन एक दिन हेनरिक ने मार्टिन को उस आइलैंड से दूर किसी दूसरे स्कूल में भेज दिया और मार्टिन हॉस्टल में रहने लगा। तब हैरेट को तसल्ली हुई कि अब उसे मार्टिन के टॉर्चर से आजादी मिल गई, इसलिए वो उस दिन परेड में बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लेकिन वहां उसने फिर एक बार मार्टिन को देखा तो वो बुरी तरह डर गई। उसने अनीता को सब कुछ बता दिया तो अनीता उसकी मदद करने को तैयार हो गई, लेकिन उस वक्त एक्सीडेंट हो गया था और वे आइलैंड छोड़कर नहीं जा पाए। अनीता ने हैरेट को उसके बड़े घर की सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखा। कुछ दिन के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठंडी पड़ गई और अनीता भी अपने परिवार से लड़कर लंदन चली गई, लेकिन वो हैरेट को भी उस सीक्रेट जगह से निकालकर अपने साथ लेके गई। कुछ दिन के बाद एक एक्सीडेंट में अनीता मारी गई और हैरेट अनीता बनकर वहां पर रहने लगी। इस तरह ये केस सॉल्व हो चुका है और जैसा माइकल ने हेनरिक को प्रॉमिस किया था, वो हैरेट को हेनरिक के पास लेके आता है। हेनरिक माइकल को वैनरस्टॉर्म कंपनी के अगेंस्ट कुछ एविडेंस भी देता है, लेकिन वो बहुत ही आउटडेटेड होता है जो माइकल के किसी काम का नहीं है। पर लिज वैनरस्टॉर्म के सर्वर्स को हैक करके उन्हें ब्लैक मनी स्कैंडल्स के ऐसे ऐसे एविडेंस देती है कि माइकल उसे पब्लिश कर देता है, जिससे वैनरस्टॉर्म कंपनी के सारे अकाउंट सील कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, लिज भेस बदलकर स्विट्जरलैंड जाती है और वेनरस्टॉर्म के सीक्रेट स्विस अकाउंट से 2 बिलियन यूरोस निकाल लेती है और इस तरह वो माइकल को भी बचा लेती है। फिर वो माइकल के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आती है, पर जब वो देखती है कि माइकल अपने बॉस यानी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश है, तो वो गिफ्ट्स को कचड़े में फेंक कर अपनी बाइक में निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।